दोस्तों आज बात करने वाले हैं सबमरीन यानी कि पनडुब्बी की। पनडुब्बी कैसे कार्य करती है, साथ ही इस वीडियो में उससे संबंधित चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा पनडुब्बी की कार्य प्रणाली क्या होती है, पनडुब्बी में किस ईंधन का उपयोग किया जाता है, जहाज और पनडुब्बी में क्या अंतर होता है, नेविगेशन सिस्टम कैसे कार्य करता है, पनडुब्बी जब समुद्र के अंदर जाती है तो कैसे उसको पता चलता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं अपनी वीडियो में आपको नए नए तथ्यों की जानकारी देता हूँ, जिससे आपको सबसे पहले जानकारी उपलब्ध हो। इसके लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों पनडुब्बी एक बेलनाकार धातु की बनी हुई होती है। अक्सर आपके दिमाग में ये प्रश्न आता होगा कि पनडुब्बी क्या होती है। पानी की सतह के नीचे से ऑपरेट होने वाला एक जलयान है। हर एक पनडुब्बी की पानी की सतह से नीचे जाने की एक निश्चित गहराई होती है। चूंकि ये पानी के नीचे चलती है, इसलिए इस प्रकार के जलयान को पनडुब्बी कहा जाता है। पनडुब्बी को गति देने के लिए इसमें इंजन लगे होते हैं। दोस्तों पनडुब्बी कैसे काम करती है ये आप भी जानना चाहते होंगे। पनडुब्बियों को गति देने के लिए टरबाइन या मोटर इत्यादि का इस्तेमाल किया जाता है। साधारणतया पनडुब्बी दो प्रकार की होती है, डीजल इलेक्ट्रिक और न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। इंग्लिश में इसे सबमरीन कहते हैं। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन में डीजल इंजन लगे होते हैं, जिसे चलाकर बैटरी चार्ज किया जाता है। डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों में बहुत ज़्यादा मात्रा में बैटरी लगी होती है। यह बैटरियां एक बड़ी सी मोटर को गति देती हैं, जिससे पनडुब्बियां आगे बढ़ती हैं। न्यूक्लियर पावर्ड पनडुब्बियों में न्यूक्लियर रिएक्टर लगा होता है। इस रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा से भाप बनाई जाती है और इस भाप से टरबाइन को गति प्रदान की जाती है, जिससे सबमरीन को मूवमेंट मिलता है। अब बात ये आती है कि पनडुब्बी का क्या काम होता है। पनडुब्बियों का मुख्य काम शत्रु देश की खुफिया जानकारी प्राप्त करना, अपने महासागर में गश्त लगाना, बैलिस्टिक मिसाइल, टॉर्पीडो, पानी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल को लॉन्च करना इत्यादि। दोस्तों आजकल की न्यूक्लियर पनडुब्बियों में 6 महीनों तक मिशन पर यानी कि पानी के नीचे रह सकती हैं। आजकल की पनडुब्बियों का उपयोग पर्यटन के लिए भी किया जाता है। बहुत से ऐसे देश हैं जो समुद्री जीव को देखने के लिए पनडुब्बियों का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों अब बात ये आती है कि पनडुब्बी में अक्सर लोग रहते कैसे हैं। पनडुब्बी की जिंदगी सबसे ज़्यादा जोखिम भरी होती है। पनडुब्बियों के अंदर की हवा को शुद्ध करने के लिए अलग अलग सिस्टम लगे होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण यूनिट, ऑक्सीजन उत्पादन यूनिट, गैस मॉनिटरिंग सिस्टम इत्यादि। पनडुब्बी के अंदर जितने भी क्रू होते हैं, जितने के मेंबर होते हैं, उनकी बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, क्योंकि किसी एक छोटी सी गलती के साथ सभी की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। न्यूक्लियर सबमरीन में मनोरंजन कक्ष, जिम्नेजियम कक्ष इत्यादि भी होते हैं। आपको लगता होगा कि पनडुब्बी इतनी छोटी सी होती है, लेकिन उसमें ये सब चीज़ें कैसे। दोस्तों आपको दिखने में भले ही छोटी हो, लेकिन काफ़ी बड़ी होती है। पनडुब्बियों में पेयजल के लिए आरओ प्लांट भी लगे होते हैं, लेकिन सबमरीन क्रू को रोजाना नहाने को नहीं मिलता। सबमरीन यानी कि पनडुब्बी में जो क्रू होते हैं उनको डिस्पोजेबल पोशाक पहनना पड़ता है, जिसे 3 से 4 दिन में फेंक दिया जाता है। सोने के लिए पनडुब्बियों में बिस्तर लगे होते हैं, जिसकी चौड़ाई एक आदमी के लिए होती है। पर्टिकुलर सभी देशों के पास अलग अलग पनडुब्बियां होती हैं और उनका प्रयोग वो अपने देश की सुरक्षा के लिए करते हैं। दोस्तों आपके दिमाग में अक्सर एक सवाल आता होगा कि पनडुब्बी का आकार बेलनाकार होता है, तो ये पानी में सीधी कैसे रहती है, पलटती क्यों नहीं है। दोस्तों मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूँगा। आपने विज्ञान पढ़ा होगा और उसमें एक आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है। किसी भी तरल माध्यम में किसी वस्तु पर लगने वाला जो उत्प्लावन बल होता है, उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। अन्य शब्दों में अगर हम कहें तो किसी तरल माध्यम में आंशिक या पूर्णतः डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला जो उत्प्लावन बल होता है,
उस वस्तु द्वारा स्थापित तरल के भार के बराबर होता है। यह बल वस्तु के भार से अधिक हो तो वस्तु पानी पर तैरती रहेगी। यह बल कम हो तो वस्तु डूब जाएगी। पनडुब्बी में बैलेस्ट खाने रहते हैं। इसमें जब हमें पानी के नीचे जाना होता है तो पोर्ट खोलकर पानी को उन खानों में घुसा लेते हैं। जब सतह पर आना हो तो कंप्रेस्ड वायु को इन खानों में भरा जाता है और पानी निकाल दिया जाता है। अब चूंकि हवा पानी से हल्की है तो पनडुब्बी का भार कम हो जाता है। इसी तरह वायु और पानी की गणना करके पनडुब्बी को ऊपर नीचे नेविगेट करते रहते हैं। दोस्तों, आप अक्सर सोचते होंगे कि जब पनडुब्बी पानी के अंदर प्रवेश करती है तो उसको रास्ते का पता कैसे लग जाता है, यानी कि वो किस नेविगेशन सिस्टम का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, इसमें अलग अलग तरह के नेविगेशन प्रणालियां लगाई जाती हैं। रडार नेविगेशन, जो कि रडार की सहायता से आसानी से संकेतों का पता लगाया जाता है, या फिर सक्रिय सोनार। सोनार वेव होती है जो कि पानी के अंदर रडार की तरह ही कार्य करती है। सक्रिय सोनार प्रणालियों का आसानी से पता लगाया जा सकता है, इसलिए सक्रिय सोनार का उपयोग आमतौर पर केवल बंदरगाहों में प्रवेश करने और बाहर निकालने के लिए किया जाता है। इसके साथ जहाज के अंदर गैरो कंपास और पैडोमीटर, तरह तरह के अलग अलग नेविगेशन सिस्टम लगाए जाते हैं। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि पनडुब्बी में जो ईंधन प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होता है। तरह तरह की पनडुब्बियां आती हैं, परमाणु पनडुब्बी, डीजल या इलेक्ट्रिक। ये इनको अलग कैसे करती है। एक पारंपरिक पनडुब्बी या डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी बैटरी चार्ज करने के लिए या डीजल जनरेटर का उपयोग करती है। इस बैटरी में स्टोर हुई बिजली का उपयोग मोटर चलाने के लिए किया जाता है। किसी दूसरी बैटरी की तरह इसे रिचार्ज करने के लिए स्नॉर्कलिंग प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पनडुब्बियों का सतह पर आना पड़ता है। साथ ही स्नॉर्कलिंग के जरिए डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां अपने जनरेटर के लिए ऑक्सीजन इकट्ठा करती हैं। कोई भी पनडुब्बी सबसे अधिक खतरे में तब होती है जब उसे पानी की गहराइयों से निकालकर सतह पर आना होता है। ऐसे में दुश्मन देश की पनडुब्बी, खोजी विमान या युद्धपोत उन्हें आसानी से देख सकते हैं।